क्या किया लास्ट? इनकम फ्रॉम परक्यूजिट चल रहा था क्या? क्या क्या किया देखो यार। क्या किया था लास्ट? अच्छा बहुत डिफिकल्ट है पहला वाला, ज़बरदस्त कंफ्यूजिंग है और सुबह सुबह नींद आता है ज़बरदस्त, तो प्लीज़ एक्टिव रहना, नहीं तो समझेगा नहीं। बराबर है। मोटर कार अगर आपको मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दिया है, मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दिया है, तो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद है क्या? ओन्ड बाय, पहले तो लैपटॉप कंप्यूटर पे 0 और बाकी सब पे ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, रेंटेड है तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, पहला रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, माइनस रिकवरी हमेशा होएगा हर परक्यूजिट में, जहां पे नहीं होएगा मैं बता दूंगा, इतना याद है। मोटर का अगर मूवेबल एसेट बेच दिया तो नहीं, बिना देखे बोलो ना, आएगा अपने आप, क्या होएगा? मूवेबल एसेट बेचा तो 5 लाख का एसी अपने को कंपनी ने 50,000 में दिया, तो कितना बेनिफिट? 4,50,000, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल। 5 लाख का एसी उन लोगों ने 2 साल यूज करके मुझे दिया, तो डेप्रीशिएशन कितना था कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पे? 50% ऑन WDV बेसिस, मोटर कार पे 20% ऑन WDV बेसिस और बाकी सब पे 10% ऑन SLM बेसिस, याद है इतना। सो अपन ने एक पढ़ा मूवेबल एसेट, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट। बोलो बिना पढ़ेंगे कैसे आता है परक्यूजिट वैल्यू? मार्केट से लेता तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कंपनी ने 2% पे दिया, तो कितना फायदा हुआ? 10% पर एनम। कोई सुन रहा है क्या? मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, कितना लोन आउटस्टैंडिंग देखना है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बराबर है। और अगर लोन कितने रुपए का है तो टैक्स नहीं आता है, 20,000 है तो टैक्स नहीं आता है। और लोन कौन सी डिजीज के लिए लिया? रूल 3 है, तो उसके ऊपर टैक्स आने वाला नहीं है, बिना पढ़े आएगा परक्यूजिट। मूवेबल एसेट पढ़ा, इंटरेस्ट फ्री लोन पढ़ा। बोलो गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर अगर कैश में मिला तो फुल्ली, कैश मतलब वो बोनस ही हो गया, फुल्ली टैक्सेबल। और अगर गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिला बट इन काइंड मिला तो घड़ी जूते, तो 5,000 एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर क्या रहेगा? टैक्सेबल। अरे बोलो यार, ऑफिस के बिल्डिंग में जिम बना के दिया, नॉट टैक्स ना, सब लोगों को मिलने वाला है। बाहर वाले जिम से मेंबरशिप लेके दिया, आप यूज कर रहे हो, जितना मेंबरशिप भरा उतना टैक्सेबल, क्या? जितना मेंबरशिप भरा उतना टैक्सेबल। कितना पॉइंट समझेगा क्या? अच्छा आंसर बोल रहे हो क्या? मील, टी एंड स्नैक्स, टी एंड स्नैक्स एग्जाम ना, टी चाय का तो ना कोई गवर्नमेंट टैक्स लेगा। और अगर ऑफशोर या रिमोट लोकेशन पे दिया तो एग्जाम, बाकी सब में 50 रुपीज पर डे पर मील। 50 रुपीज क्या बोला? पर डे पर मील। अकोमोडेशन तुम लोग को रट्टा मारना पड़ेगा, बाकी तो क्लिक होना चाहिए। अकोमोडेशन में या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है या तो नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को मिल रहा है तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी लाइसेंस फीस। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, रेंटेड बाय एम्प्लॉयर। रेंटेड है तो रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। पढ़ो बेटा, सैलरी तो रट्टा मारना है तुम लोग यार। रेंट पेड माइनस और क्या बोला? 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। और अगर कंपनी का ओन्ड है तो कौन से सिटी में मिला वो आपको देखना है। ऐसा सिटी है जहां पे पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है तो 5% ऑफ सैलरी, 15 से 40 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और मोर देन 40 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी का फॉर्मूला बड़ा वाला था, बेसिक, डीए इन टर्म्स, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंसेस। मिल रहा है क्या? परक्यूजिट नहीं आता उसमें। और फिर क्या किया था? बस इतना ही किया था। अरे बराबर। अब है ना आपने, ये बहुत कंफ्यूजिंग है यार, मोटर कार। कोई सुन रहा है क्या? मोटर कार अगर कंपनी ने यूज करने दिया, प्लीज अंडरस्टैंड, वो जाओ मूवेबल एसेट के चार्ट पे, उसमें 2 पढ़ा था, ओन यूज और क्या पढ़ा था? सेल, बराबर है। यूज और क्या पढ़ा था? सेल। मिल रहा है क्या? यूज में बेटा जो है ना, उसमें मोटर कार नहीं आता है। यूज में क्या नहीं आता है? मोटर कार नहीं आता है। मोटर कार अगर यूज को दिया तो अलग से, मोटर कार बेच दिया तो वो सेल वाले में था, नीचे टेबल में सेकंड देखो मोटर कार ही था, मिला? अरे यार यूज में
लैपटॉप कंप्यूटर आता है, बाकी सारे एसेट आते हैं कार को छोड़ के। कार यूज करने दिया तो अलग से मेथड है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। सो आप पे मूवेबल एसेट में जहाँ पे 2 एरो बनाए थे, फर्स्ट एरो पे लिखा था फॉर यूज बिरा, तो उसके ब्रैकेट में लिखो एक्सक्लूडिंग मोटर व्हीकल, एक्सक्लूडिंग मोटर व्हीकल। यूज के ब्रैकेट्स में लिखो एक्सक्लूडिंग मोटर व्हीकल। लिखा है? अभी समझो प्लीज यार, ये बहुत इजी नहीं है, पहले बोल रहा हूं। सो एक्टिव रहना तो समझेगा नहीं। हमेशा डिसाइड करो ओ ई यू, बस आंसर आ जाएगा। क्या बोला? सबसे पहला क्वेश्चन है जो कार है वो किसकी है, किसकी? ओन्ड या तो रेंटेड बाय, ओन और रेंटेड बाय। मेरी कार है, एम्प्लॉई की कार है। ओन और रेंटेड बाय क्या लिखा है? एम्प्लॉई। या तो ऐसा हो सकता है कि कार इज ओन्ड और रेंटेड बाय एम्प्लॉयर, बराबर है। पहला क्वेश्चन अपन ने ये ढूंढा कि ओनर कौन है, तो पहला बोलता है ओनर एम्प्लॉई है, दूसरे में बोलता है ओनर एम्प्लॉयर है। इतना पॉइंट समझा? इतना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई। ई मतलब ये कार का एक्सपेंस कौन कर रहा है? कोई सुन रहा है क्या? एक्सपेंस मतलब पेट्रोल कार में कौन डाल रहा है, कार का रिपेयर्स कौन है, इंश्योरेंस प्रीमियम कौन भर रहा है, मेंटेनेंस। सुन रहे हो कि नहीं यार? मैं बार बार पेट्रोल बोलूंगा, बट पेट्रोल मतलब पेट्रोल के अलावा सारे खर्चे भी हो सकते हैं, रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसिंग। सिर्फ इजी के लिए मैं पेट्रोल बोलूंगा बार बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कार में पेट्रोल कौन डाल रहा है, तो एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉई। बेटा मेरी कार है और मैं ही उसमें पेट्रोल डाल रहा हूं, तो मेरा कोई फायदा हुआ क्या? नहीं ना। तो जब मेरी कार है, मैं ही पेट्रोल डाल रहा हूं, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 0, बिकॉज मेरा कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। कार भी मेरी, पेट्रोल भी मेरा, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगा? 0। इतना समझेगा? कार मेरी है, बट कंपनी बोलती है कि सर आपकी कार तो आप ही यूज करो, बट आपका जो भी पेट्रोल का खर्चा है वो कंपनी दे देगी। एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, क्या? एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर। इतना पॉइंट समझा? पहले अपन ने पढ़ा कार का ओनर कौन है, अभी अपन बढ़ रहे कि कार में पेट्रोल कौन डाल रहा है। कार का ओनर कौन है? नीरज। पेट्रोल कौन डाल रहा है? नीरज। मेरी कार में मैं ही पेट्रोल डाल रहा हूं, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, टैक्सेबल वैल्यू इज 0। कार का ओनर कौन है? नीरज। पेट्रोल कौन डाल रहा है? एम्प्लॉयर। पेट्रोल कौन डाल रहा है? एम्प्लॉयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज्ड बाय एम्प्लॉई फॉर। एम्प्लॉय यूज किसके लिए कर रहा है वो है। यूज तो हमेशा एम्प्लॉय करेगा, बट एम्प्लॉय यूज किधर कर रहा है? मैंने बोला पर्सनल पर्पस। क्या बोला? पर्सनल पर्पस मतलब लास्ट टाइम पूछ रहा हूं प्लीज, कार किसकी है? नाम बोलो, नाम। नीरज। पेट्रोल कौन डाल रहा है? एम्प्लॉयर। और मैं यूज कर रहा हूं अपने पर्सनल पर्पस के लिए। का ऑफिस में कार लाता ही नहीं हूं, घर पे ही अपने यूज करता हूं, तो मेरा फायदा हुआ या नहीं हुआ? क्या फायदा हुआ? पेट्रोल। जो उसने पेट्रोल डाला वो अपना फायदा हो गया ना यार। तो मैं बोल सकता हूं इसमें क्या पढ़ोगे, मेरे को आज तक नहीं समझा। टैक्सेबल वैल्यू कैसे आएगा, कोई बोलेगा? एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर। अरे बराबर ना, पेट्रोल उसने 1 लाख का डाला पूरे साल में, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 1 लाख माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। माइनस क्या बोला है? रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, बराबर है। सिंपल है। अगर उसने क्या बोला था कि सर कार का पेट्रोल हम लोग दे देंगे, बराबर। तो अभी कार का पेट्रोल कंपनी देने वाली थी, मैं तो कार बिंदास यूज कर रहा हूँ बेक ऑफ। फिर बाद में जब उसको बिल सबमिट किया अकाउंटेंट को, तो वो बोलता सर 4.5 लाख का बिल आ गया यार आपका। मतलब आपने तो बोला पेट्रोल का खर्चा दोगे। बोला सर देंगे, बट एक लिमिट है, हम लोग 4 लाख की देंगे। कितना देंगे? तो कंपनी ने 4.5 लाख रुपया भर दिया, बट मेरे सैलरी में से 50 काट दिया, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 4 लाख। टैक्सेबल वैल्यू विल बी 4 लाख। नहीं समझा? कैसे आता है? एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉई। बेटा रट्टा नहीं मारना प्लीज यार, ये रट्टा नहीं हो सकता है, तुम लोग खुद को रियलाइज करना पड़ेगा। रिपीट कर रहे हो, कार किसकी है? एम्प्लॉय नीरज की। बोलो ना यार, कार किसकी है? पेट्रोल कौन डाल रहा है? नीरज। कार भी मेरा, पेट्रोल भी मेरा, कोई टैक्स आने वाला नहीं। कार किसकी है? नीरज की। पेट्रोल कौन डाल रहा है? कंपनी वाला। तो मेरा फायदा हुआ नहीं हुआ? क्या फायदा हुआ? पेट्रोल का खर्चा। एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉई। इज दैट पॉइंट क्लियर? श्योर? पेट्रोल इज पेट्रोल, या पेट्रोल मतलब कोई भी खर्चा? पेट्रोल इज जस्ट एन एग्जांपल। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? आंसर बोलो। कार किसकी है? नीरज की।
पेट्रोल कौन डाल रहा है? कंपनी। और जो कार है मैं पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूं। बोलो क्या करूं? सॉरी, पार्टली पर्सनल नो टैक्स, और पार्टली पर्सनल टैक्सेबल। ओके, और पार्टली मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कार किसकी है ये बताओ पहले। नीरज, पेट्रोल, तो पेट्रोल जितना डाला उसका बिल तो होगा ना उसके पास यार। तो मैं बोल सकता हूँ उसने बोला कि सर 7 लाख का हम लोग ने पेट्रोल डाला है, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर कितना? 7 लाख। इतना समझा? अब बोलो इसमें क्या करूं मैं आगे? जितना ऑफिस यूज किया उस पर टैक्स भरूंगा क्या? नहीं, तो माइनस बोल सकता हूँ ऑफिशियल यूज। माइनस क्या लिखूं? ऑफिशियल यूज। और ये तो अपने को आना चाहिए ना, माइनस क्या करूं? वो तो हमेशा माइनस होएगा, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अरे बराबर है, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब बोलो क्या करूं? ऑफिस यूज कितना अज्यूम करूं? पहले तो ये समझाओ मुझे, कोई हिसाब रखेगा क्या? अभी कार निकाला, ये कार ऑफिस के लिए लेके गया इतना किलोमीटर, फिर घर पे लेके गया, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलता है कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। तो हम लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं कि तूने कार जो खरीदी है, कोई सुन रहा है क्या, वो महंगी वाली कार मिली है या सस्ती वाली कार मिली है? मतलब महंगी सस्ती मतलब बोलता है 1600 सीसी या उससे नीचे की कार है या मोर देन 1600 सीसी की कार है। कोई सुन रहा है क्या? 1600 सीसी मतलब जो तुम लोग बड़ी वो देखते हैं ना, बड़ी जो प्रॉपर एसयूवी होती है, हैचबैक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। तो टाटा सफारी हो गया, वो महिंद्रा एक्सयूवी 700 हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, मर्सिडीज हो गया, ऑडी हो गया, ये सब 1500 1600 सीसी के ऊपर वाली कार होती है। जो नॉर्मल तुम लोग सीडान देखते हो, होंडा सिटी हो गया या कोई भी स्कॉडा देखो नॉर्मल बेसिक वाली, तो सबका कैपेसिटी होता है 999 या 1500 सीसी। क्वेश्चन रहेगा तो 1600 सीसी मतलब इट्स अ लग्जरी ब्रांड। नॉर्मली इतना कैपेसिटी नॉर्मल कार में नहीं होता है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर लेस देन 1600 सीसी की कार है, मतलब गरीबों वाली कार मिली है, तो 1800 रुपया पर मंथ हम लोग अस्यूम कर लेंगे ऑफिस का है। कितना? 1800 रुपया पर मंथ। और अगर महंगी वाली कार मिली है तो 2400 रुपया पर मंथ। 1800 2400, रिपीट नहीं करे, क्या बोला? 1800 2400। तो एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, उसने जितने का पेट्रोल डाला वो माइनस क्या करूं? ऑफिशियल यूज। ऑफिशियल यूज कितना माइनस करना है? तो अपने को हिसाब तो नहीं रहेगा, तो 1800 2400 माइनस करो। अमीर वाली कार है तो 2400, गरीब वाली कार है तो 1800। और अगर तुम लोग को कार के साथ ड्राइवर भी दिया, मतलब ड्राइवर का सैलरी भी कंपनी भर रहा है, बट वो ड्राइवर दोनों जगह पे काम आ रहा है, ऑफिस में भी और पर्सनल भी, तो ये ड्राइवर का हर जगह पे स्टैंडर्ड अजम्पशन है 900 रुपया पर मंथ माइनस हो जाएगा। कितना? 900 रुपया पर मंथ माइनस हो जाएगा। कितना पॉइंट समझ रहा है? ये भी बाहर लिख देता हूं। ये और है, दोनों में से एक आएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? रिपीट करोगे प्लीज? क्या निकाल रहे हैं? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मोटर कार जो यूज करने को दिया है। अगर मोटर कार बेच दिया तो मैटर ही खत्म हो गया, वो अपन ने 20% WDV में पढ़ा है। तो OEU, ओ ओन्ड बाय एम्प्लॉय, ई एक्सपेंस बाय एम्प्लॉय, मेरी कार मेरा पेट्रोल, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, टैक्सेबल वैल्यू विल बी 0। ओ मतलब ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर, मेरी कार पेट्रोल एम्प्लॉयर ने डाला, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? पेट्रोल का। सो अगर मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी जितने का पेट्रोल डाला माइनस रिकवरी। अरे बोलो यार, जितने का पेट्रोल डाला माइनस रिकवरी। कितना पॉइंट समझेगा? अच्छा, ओनर कौन है? एम्प्लॉय। एक्सपेंस किसने किया? एम्प्लॉयर। कार यूज कर रहा हूं पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। क्या बोला? पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। इसका मतलब दोनों में यूज हो रही है ना, तो क्या करूं? एक्सपेंस, पेट्रोल का तो बिल है ही। अरे बोलो यार, पेट्रोल माइनस ऑफिस माइनस रिकवरी। ऑफिस मालूम नहीं रहेगा तो कितना अज्यूम करना है? 1800 2400, ड्राइवर है तो 900। 1800 2400 ड्राइवर है तो 900। कितना पॉइंट समझाएगा? आंसर बोलोगे क्या? मोटर कार यूज करने दिया, कार कंपनी की है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगेन सेम दो एरो, OEU। क्या बोला? बहुत नीचे चले जाएगा जिंदगी में, बराबर है।
ई मतलब एक्सपेंस बाय, ई मतलब बोलता नहीं है तुम लोग यार, एक्सपेंसेस बाय। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है। अरे बराबर है, पेट्रोल भी एम्प्लॉयर ही डाल रहा है, कार भी कंपनी दे रही है और पेट्रोल भी कंपनी दे रही है, तो मेरा फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यूज बाय एम्प्लॉय, कार तो हमेशा एम्प्लॉय यूज करेगा, नहीं तो अपन करे नहीं ना मेहनत। यूज बाय क्या बोला? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्यों यूज कर रहा है बेटा? या तो पर्सनल पर्पस, या तो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, या तो क्या बोला? पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। आंसर बोलोगे? अगर इस केस में कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, सो व्हाट विल बी योर आंसर? सोच के हाथ उठा के बोलो जिसको भी बोलना है। वापस से पूछता हूं, ओनर कौन है? एक्सपेंस किसने किया? यूज एम्प्लॉय कर रहा है पर्सनल के लिए। अरे बोलो यार, तो व्हाट इज बेनिफिट? बताओ, हाथ उठा के बोलो, सिर्फ इतना बोलो, बेनिफिट क्या मिला एम्प्लॉय को? क्या मिला? एक्सपेंसेस। हाँ, कार मिला, वो भी तो बेनिफिट है ना यार। कार इज ओन्ड बाय, एक्सपेंस बाय, तो कार भी उसकी है, पेट्रोल भी उसका है, तो सिंगल बेनिफिट है डबल बेनिफिट? तो डबल बेनिफिट है, तो गवर्नमेंट बोलता है नीरज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार निकाल पहले। कोई सुन रहा है क्या? मैंने बोला सर कैसे निकालू, सुनते नहीं, मजा नहीं आ रहा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ क्या निकालना है यार? मैंने बोला कैसे निकालो, बोलता है वही अपना जो रूल है वही है, कुछ नया नहीं है, बस कैसे निकालू बताओ। नहीं यार, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अरे बराबर ना यार। और अगर रेंटेड बाय एम्प्लॉयर है तो आंसर क्या रहेगा? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। सिंपल रूल है, सब जगह पे बोलो यार। सिर्फ कार मिली बेटा, या कार प्लस पेट्रोल दोनों मिला? कार भी मिला, पेट्रोल भी मिला, सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं प्लस क्या करेंगे? एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर। एग्जाम्पल पेट्रोल। अरे यार बोलो प्लीज, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। अरे बराबर है, कार में पेट्रोल कौन डाल रहा है? एम्प्लॉयर। और कार यूज एम्प्लॉय क्यों कर रहा है? पर्सनल। तो मेरा फायदा हो गया पूरा, कार भी मेरी, पेट्रोल भी मेरा, दोनों मेरा ही फायदा है। कार का वैल्यू विल बी 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और रेंट पेड बाय दी एम्प्लॉयर, और पेट्रोल डाला तो एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर। माइनस हर बार होएगा क्या? समझ रहा है कि नहीं यार? कॉलर बैच लग रहा है मुझे, रिपीट नहीं करता है बस। ओनर कौन है? पेट्रोल, डबल बेनिफिट सिंगल, बट मैं यूज कर रहा हूं पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। क्या? पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। सो गवर्नमेंट बोलता है इतना मगज मत। इसमें उसमें क्या था मालूम है? कार एम्प्लॉय की थी, पेट्रोल एम्प्लॉयर का था क्या? हाँ, कार एम्प्लॉय की थी, पेट्रोल एम्प्लॉयर का था, तो उसमें तो पेट्रोल का खर्चा मालूम है ना यार? सुन रहे हो कि नहीं? यहाँ पे बोलते हैं कार भी उसकी, पेट्रोल भी उसकी, उसमें क्या माइनस करेगा, इतना मगजमारी क्यों करेगा? हम लोग ने शॉर्टकट मेथड बोला है, सीधा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार ले ले सीधा। मैंने लगा क्या ले लूं, बोलता है वही सेम, अमीरों वाली कार है या गरीबों वाली कार है? कोई सुन रहा है क्या? अगर गरीबों वाली कार है तो 1800, और अमीरों वाली है तो 2400, और ड्राइवर भी दिया, वो उसका तो फिक्स कर दिया इन लोग ने, पता नहीं कौन सा ड्राइवर 900 में आ रहा है, बट 900 रुपया पर मंथ फिक्स कर दिया। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? माइनस बोलेगा नहीं, पूरा बैच कभी नहीं बोलेगा माइनस। क्या बोला यार? ये जगह पे माइनस नहीं होएगा, बिकॉज हर जगह पे माइनस होएगा। रहने के लिए घर दिया अपन ने, वैल्यू बढ़ा था पॉपुलेशन के हिसाब से, उसमें भी रिकवरी माइनस होएगा। मेडिकल फैसिलिटी माइनस होएगा, सब जगह पे रिकवरी माइनस होता है। इधर नहीं होता है बिकॉज तुम हिसाब लगाओ ना, 1800 इंटू 12 महीना कितना होता है? 9600। क्या ला? 9600 ही होएगा कुछ भी, 21600 लग रहा है मुझे। 1800 ना 12,000,
21,600। तो आपको अगर कार यूज करने के लिए मिली तो बेटा पूरे साल का टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ 22,000 रुपये आ रहा है। 21,600 कितना आ रहा है? 21,600। और अगर ड्राइवर भी दिया तो 900 रुपया, उसका आधा कर दो 21,600 का, 9,800, 10,800। तो 21,600 प्लस 10,800 मतलब अराउंड 32, 33, 35,000 समझो ना। सिर्फ 35,000 रुपया टैक्सेबल वैल्यू में ऐड हो रहा है, सिर्फ 35। तो बहुत बड़ा वैल्यूएशन है, छोटा है? अरे बहुत छोटा है तुम्हारे लिए। अगर कार कंपनी देती है तो तुम्हारे लिए उससे अच्छा कुछ नहीं है। ऐसा एक्चुअली होता है? ये तुम लोग को लग रहा है कि ये सब होता है क्या? कंपनी से ना टाई अप करके रखती है क्या? बहुत सारी कार कंपनी से टाई अप है। तो आप अच्छे कॉर्पोरेट में काम करोगे ना तो उन लोग एम्प्लॉइज को बोलता है कि तुम लोग बाहर से कार खरीदोगे इतना महंगा मिलेगा, हमारा एक कंपनी का टाई अप है, उनसे ही ले लो। कोई सुन रहा है क्या? और अपने को टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ 35,000 रुपया ऐड हो रहा है। 35,000 रुपया बहुत ज्यादा कम है यार। कोई सुन रहा है क्या? उसमें पेट्रोल भी आ गया, कार भी आ गया, इसलिए गवर्नमेंट रिकवरी माइनस नहीं करने दे रहा है। क्या माइनस नहीं करने दे रहा है? सब जगह पे। ये वाले में भी देखो, इधर रिकवरी माइनस किया था, इधर रिकवरी माइनस किया, इधर रिकवर, सब जगह पे। सिर्फ ये लास्ट वाले में नहीं हो रहा है बिकॉज ये अजम्पशन बहुत छोटा है। समझेगा? एक बार और, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है। पेट्रोल एम्प्लॉई डाल रहा है और यूज भी एम्प्लॉई कर रहा है, बराबर है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, रोज ऑफिस आता हूँ ट्रेन में एकदम पसीने में, तो ऑफिस वाला बोलता है क्या तू इतना रोज ऐसा आता है? मतलब यार सर बहुत रश मिलता है ट्रेन। मतलब कहाँ से आता है? बोला बोरीवली से आ रहा हूँ। कोई सुन रहा है क्या? बोलता है तो यार हमारे पास कार है, फालतू में पड़ी है, तो तू लेके जा, तू रोज कार में आते जाते रहे, बस पेट्रोल तुझे डालना पड़ेगा, रेडी है तो कार लेके जा। कोई सुन रहा है क्या? सो कंपनी ने मुझे कार दिया बट बोला पेट्रोल खुद को डालना है, तो मेरा फायदा कितना? ओनली कार। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार कैसे निकालू बताओ? कैसे इतना आता है तुम लोग को समझ नहीं रहा है? ओन्ड है तो कितना यार? ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और अगर रेंटेड है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस क्या करूं? माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सब जगह पे रिकवरी माइनस होएगा बिकॉज ये एक्चुअल है ना, एक्चुअल में इतना मिल रहा है। रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। प्लीज कमेंट, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। पेट्रोल कौन डाल रहा है? एम्प्लॉई। और मैं यूज कर रहा हूं पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल में बेटा डबल बेनिफिट मिल रहा है या सिंगल? पहले तो डबल था ना, पहले कार भी उसकी पेट्रोल भी उसका। अभी तो 1800-2400 लूं या थोड़ा कम करूं? कम ना, बिकॉज सिंगल बेनिफिट है। तो गरीबों वाली कार मिली है या अमीरों वाली है? सीसी लिखा है। कोई सुन रहा है क्या? कितना लूं? 600, 900। रिपीट नहीं करे। और ड्राइवर मिला तो कैसे आ रहा है समझ नहीं रहा। माइनस बोलो यार। नहीं होएगा माइनस। क्या नहीं होएगा? रिकवरी नहीं होएगा। इतना पॉइंट समझ रहा है क्या? रिपीट कर दो तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। प्लीज रिपीट। कार OEU ओन्ड बाय, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करो। ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एक्सपेंस बाय एम्प्लॉय। मेरी कार मेरा पेट्रोल, कोई टैक्स आने वाला नहीं है। ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर, यूज बाय एम्प्लॉय फॉर पर्सनल पर्पस। कार उसकी है या मेरी है? मेरी है। पेट्रोल उसने डाला, तो जितने का पेट्रोल डाला उतना मेरा फायदा। क्वेश्चन रहेगा माइनस रिकवरी हमेशा होएगा। आंसर बोलोगे कार किसकी है? मेरी। पेट्रोल कौन डाला? एम्प्लॉयर। यूज हो रहा है पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। तो पेट्रोल का तो फायदा हो रहा है बट उसमें से ऑफिस यूज भी तो हो रहा है। तो पेट्रोल माइनस 1800, 2400, 900। क्या? पेट्रोल माइनस 1800, 2400, 900 माइनस रिकवरी। माइनस क्या बोला? कितना पॉइंट समझेगा क्या? बोलते नहीं है यार। ओनर कौन है? एम्प्लॉयर। एक्सपेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। कार भी उसकी, पेट्रोल भी उसका। यूज मैं कर रहा हूं पर्सनल पर्पस के लिए। तो टैक्सेबल वैल्यू कार का कितना? 10% या तो रेंट पेड। अरे बराबर है। पेट्रोल भी दिया तो प्लस एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी तो हमेशा होएगा। कार किसकी है? एम्प्लॉयर। पेट्रोल किससे डाला? एम्प्लॉयर सॉरी, पेट्रोल किसने डाला? एम्प्लॉयर। कार भी उसकी है, पेट्रोल भी उसने डाला। तो कार का वैल्यू और पेट्रोल का वैल्यू गवर्नमेंट बोलता है सीधा अज्यूम कर लो यार। कितना? 1800, 2400, 900। याद रहेगा क्या? कार किसकी है? पेट्रोल एम्प्लॉय, यूज
एम्प्लॉय फॉर पर्सनल, फॉर क्या बोला, पर्सनल, तो कार मिला, पेट्रोल नहीं मिला, तो कार का वैल्यू 10% या तो रेंट पेड माइनस क्या, रिकवरी। फ्रॉम एम्प्लॉय, कार उसकी है, पेट्रोल मैं डाल रहा हूँ, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है, सो डबल बेनिफिट या सिंगल, सिंगल, 600 900 900, समझेगा क्या। अब ये लिखना है, ऐसा देखो कैसे लिखोगे, 2 पेज लो या 1 पेज में इसको नोट 1 करके लिख दो, कोई सुन रहा है क्या, एनीथिंग इज फाइन। मेरे बाद कौन सा लेक्चर है, दर्शन सर का हो गया, मैंने सुना पोर्शन, सबका एक एक करके हो रहा है। समझता है क्या तुम लोगों को क्या हो रहा है जिंदगी में, कभी पढ़ोगे, कभी 1 साल बाद पढ़ के नहीं आते आधे लोग, या कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टैक्स से प्यार नहीं है ऐसा। सम किए कि होमवर्क, नहीं लग रहा है कि सीए छोड़ देना चाहिए, क्या मतलब इतना मेहनत करके, बोलो पगार तो उतनी मिलेगी जितना एमबीए को मिल रही है, नहीं या ज़्यादा मिल सकती है क्या, एमबीए का कम हो गया क्या, सब एमबीए, हाँ अभी तो आगे का जनरेशन सब बदल जाएगा, ये सब कौन करेगा इतना मेहनत वाला कोर्स, तुमको लगता है कोई करेगा, तो फिर जो करेगा उसका डिमांड बहुत हो जाएगा 100%। अब मेरे को तो ऐसा लगता है वो होना चाहिए, इंटर के बाद एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए आईसीआई को, बस कि तुम चूज़ कर लो तुमको टैक्स में एक्सपर्ट बनना है, एफएम में बनना है, अकाउंट्स में बनना है, लॉ में बनना है, और 2 साल वही पढ़ाओ बस, तो जब तुम निकलोगे ना कंपनी का प्लेसमेंट बहुत इजीली मिलेगा। अभी क्या होता है, कंपनी को न्यू चाहिए, न्यू कमर, और बोलता है टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, बट मालूम नहीं कौन है टैक्स एक्सपर्ट, वो उसमें तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा, सुन नहीं रहा है सीए मेरा, बोलता है तू है कौन पहले ये बता, क्या बोलो अभी, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है, जीतना तो क्या, अभी प्रेसिडेंट में जीतने का कुछ नहीं होता है, सबको पैसा खिलाओ, और कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को, मतलब जिसमें जैसे भी कोई क्लास में बहुत एक प्रोफेसर के बहुत सारे स्टूडेंट, उनको पैसा खिलाओ क्या, अभी जीतने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, फंडिंग दोगे क्या, 2-2 लाख रुपए दे दो, भाग जाऊंगा मैं।
हटाओ इतना। हाँ सब मेंबर ही होंगे ना, सीए बना तो मेंबरशिप तो लेगा। क्या क्या मिले? नहीं नहीं, मैं बहुत दूर रहता हूँ यार ये सब लोगों से। कोई नहीं, कोई पॉलिटिशियन, कोई प्रेसिडेंट को मैं नहीं जानता हूँ मैं। मेरा एक दोस्त है, वो है इसमें नहीं, वो बोलता है मेरा भाई है, झूठ बोलता है मेरे से। रोज आ रहा है, वोट कर भी था ना इलेक्शन यार, मैंने इसको वोट कर, इसको नहीं किया मैं बोला उसको पैसा देगा तो करता हूँ, नहीं बोला ठीक है, उसके कॉम्पिटिटर को किया। सब गेम जो अपना वो प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन होता है, सब ये फंडिंग का ही गेम है पूरा। अब इन लोगों को सपोज वो करने का है, सपोज हाइपोथेटिकली योगी आदित्यनाथ को बड़ा बताने का है, तो ऐसा बता देंगे यूपी में, जैसे यूपी में सब हुआ है जिंदगी में, कुछ बाकी हुआ ही नहीं है, मतलब इट्स अ पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दैट ओनली, तो एकदम से उसको चढ़ा देंगे ना, पूरा फंडिंग का गेम है। अभी यूएस इलेक्शन में क्या हुआ देखो ना, पूरा फंडिंग का गेम था, फुल फंडिंग का गेम। इट्स अ बिजनेस, पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस। दूसरे को क्या अंदर पॉलिटिक्स में क्या है, उधर ही पैसा है सब, पैसा उसी में, पॉलिटिक्स और 2 नंबर में। स्टॉक मार्केट में बट डूबता है उसमें, बहुत ज़बरदस्त डूबता है फ्यूचर ऑप्शंस किया तो। हटाओ ये वाला, फर्स्ट वाला हटा दो इतना। कल किसका लेक्चर है पता है? सुबह कल छुट्टी नहीं थी क्या पतंगी? क्या हो गया ना, अभी फेस्टिवल का कुछ वैल्यू नहीं रहा। अच्छा तुम्हारा मे अटेम्प्ट है, जनवरी अटेम्प्ट में तो मरते हैं सब, दिवाली होली सब हो जाता है उसमें। नवंबर तो और डेंजर था, अभी तो सितंबर तो भी बेटर है, जनवरी भी थोड़ा बेटर है। हाँ पहले सब वो दिवाली के बीच में एग्जाम रख देते थे, बोला मरो।
प्लीज नीटली लिखना यार, ये सब इधर उधर मत करना, नीटली लिखना। कोई कॉपी कर रहा है? कोई कॉपी कर रहा है? हटा दूं? अच्छा, ये सारे केस में बोलो बेटा। Sir, can I doubt the standard directions? Like आपने बोला 50,000, but as the rule अभी 75,000 है ना? वो कराऊंगा बेटा, मैं कराऊंगा। Okay. लिखा है ना? आंसर बोलोगे क्या प्लीज? ये सारे ऊपर वाले केसेस में सुन रहे हो क्या? Yes. अगर ऑफिशियल यूज है तो, अगर ऑफिशियल यूज है तो मेरा फायदा ही नहीं हुआ ना यार। कार मेरी, पेट्रोल उसका, कार उसकी, पेट्रोल उसका, कार उसकी, पेट्रोल मेरा, कुछ भी हो, अगर मैं एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल यूज कर रहा हूं तो मुझे टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। लिखो ना, नोट करके लिखना रेड पेन से। इन ऑल द अबव एग्जांपल्स, इन ऑल द अबव एग्जांपल्स, sorry, in all the above situations, in all the above situations, if
car is used by employee, if car is used by employee for रेड पेन से ऑफिशियल पर्पस, फॉर ऑफिशियल पर्पस, then taxable value will be 0. Then taxable value will be 0. Taxable value will be 0. लिखा है पेज नंबर 7.37 क्वेश्चन 21 7.27 37 sorry 7.37 क्वेश्चन 21 लेगा. Determine the taxable value of perquisite in respect of car in the following different situations for the assessment year. पहुंचे है क्या बोलता है 7.37 क्वेश्चन 21 लास्ट में बोला है डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार. मिला. नेक्स्ट पेज पे जाओ. पॉइंट नंबर 1, X is employed by a company. He has been provided a car 1200cc owned by the employer. Cost of car is 4,26,000. कार owned by employer है तो बेटा O is employer बराबर है. Cost of car is 4,26,000. Expenditure incurred by the company on maintenance of car. Expenses incurred by the company मतलब expenses भी employer का है. पेट्रोल का 46, ड्राइवर का 36 एंड मेंटेनेंस का 10,000. कार कैन बी यूज बाय एक्स पार्टली फॉर ऑफिशियल पार्टली फॉर पर्सनल एंड 12,000 इज रिकवर्ड. तो यूज इज पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल. कोई सुन रहा है क्या? सो प्लीज बोलो ओनर कौन है? पेट्रोल. सिंगल बेनिफिट या डबल? डबल बेनिफिट. और पार्टली वाला है. सो पार्टली वाला है मतलब नहीं, पार्टली वाला मतलब अजम्पशन वाला है. और बराबर है तो आंसर क्या रहेगा? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार बोलो 1200 सीसी की है ना. सो कितना होएगा 1800 इंटू 12 मंथ्स कितना 21,600. और आपको सब में देखो ना पेट्रोल और ड्राइवर भी दिया है. मिला. सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ड्राइवर तो इट इज अ शोफर ड्रिवन कार. सो 900 रुपया इंटू 12 मंथ्स कितना आएगा? सो अपना टोटल टैक्सेबल वैल्यू 30 नहीं समझा. शॉर्ट बी पॉइंट बोलता है और ये समझा है फॉर शॉर्ट. Assuming situation 1 that the car is used only for private, owner employer, expense employer, use बोलता है प्राइवेट है. अगर पर्सनल है मतलब मैं बोल सकता हूँ असली वैल्यू निकालना है. असली वैल्यू मतलब कार मिला नहीं मिला? मिला. तो पहले टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार निकालेंगे. कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. ओन्ड मतलब 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट. हमेशा कोई भी एसेट ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट भी आता है. फर्नीचर में भी वही था, सब में वो था, सिर्फ घर में बदल गया था बस. आंसर बोलो कार कितने की थी फर्स्ट लाइन में? सो 4,26,000 का 10% इज 42,600. इतना पॉइंट क्लियर है? बोलो यार. आगे बोलोगे. पेट्रोल का एक्सपेंस भी दिया या नहीं दिया? तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस बराबर है. एक्सपेंसेस कितना किया है? पेट्रोल का 46, ड्राइवर का 36, मेंटेनेंस का 10, 70 to 82 92,000 का खर्चा कंपनी ने किया है. बराबर है. कार अपने को दी 42,600 उसका फायदा हो रहा है. पेट्रोल एक्सपेंस ड्राइवर का 92 हो रहा है. और ये अपन प्रिजम्पशन वाला कर रहे हैं या एक्चुअल? तो माइनस रिकवरी. कितना रिकवरी दिया है? 12,000 तो माइनस हो जाएगा 122,600. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार. नहीं समझा? श्योर. ये दो सिचुएशन कॉपी करो प्लीज.
लिख दिया है क्या? पॉइंट नंबर सी, अ कार 1800 सीसी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मिल रहा है क्या? कार 1800 सीसी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ओनर एम्प्लॉयर है। सर ऐसा सम एग्जाम में आएगा क्या? नहीं, ये एडजस्टमेंट आएगा 3 मार्क का, बट ये चैप्टर में इंडिविजुअल सम्स इंपॉर्टेंट है, तो सुन रहा है? कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कॉस्ट ऑफ 4,80,000, एक्स एन एम्प्लॉय कैन यूज इट पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल, तो यूज पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल दिया है। Expenses for private purpose are however incurred by X. During the previous year, total expense incurred by X is 50,000 on car and 20,000 on driver. बेटा एक्सपेंस कौन कर रहा है ये बता दो। अरे मैं प्राइवेट पर्पस में मैं कर रहा हूं, मतलब मेरा ही एक्सपेंस हुआ ना। ऑफिस पे तो कंपनी करेगा। ओनर कौन है? एक्सपेंस पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। तो अगर एक्सपेंस मेरा है, कार कंपनी की है, तो क्या करूं? एक्चुअल बेसिस या अजम्पशन वाला? तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ क्या लेंगे? कार। कितने की कार मिल रही है? 1800 सीसी, सो 900 रुपया इंटू 12 मंथ्स। बोलो प्लीज, समझाए कि नहीं? ओनर, एम्प्लॉयर, एक्सपेंस, एम्प्लॉई, यूज पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो 600 900 वाला एग्जाम्पल है। यस और नो यार? बोलता नहीं है तुम लोग। कितना आएगा? 10,800। ड्राइवर दिया या नहीं दिया, प्लीज पढ़ के बोलो, पढ़ के। पढ़ू मैं? लाइन नंबर 4 पे है, 3rd लाइन पे, सॉरी। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एक्स ऑन कार इज 50 एंड ड्राइवर इज 20। टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एक्स ना, एम्प्लॉय ना। ड्राइवर पे एक्सपेंस किसने किया? तो अपने को कंपनी ने ड्राइवर दिया ही नहीं, तो मैं टैक्स क्यों भरूं? अरे ड्राइवर का 900 रुपया पर मंथ होता है, बट बेटा वो कभी लोगे जब कंपनी ड्राइवर देगा तो लोगे ना यार। यहाँ पे तो ड्राइवर का सैलरी मैं ही भर रहा हूं, तो अगर ड्राइवर का सैलरी मैं भर रहा हूं मतलब मेरा बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? तो जब मेरा बेनिफिट ही नहीं हुआ तो मैं क्यों 900 रुपया ऐड करूं? अरे बोलो यार। पॉइंट नंबर डी बताओ क्या है? अज्यूमिंग सिचुएशन 3, कार कैन बी यूज्ड ओनली फॉर प्राइवेट पर्पस। ओनर एम्प्लॉयर, एक्सपेंस एम्प्लॉई, यूज प्राइवेट। प्लीज बोलोगे क्या? ओनर एम्प्लॉयर है मतलब कार मिला पर पेट्रोल नहीं मिला। प्राइवेट है मतलब एक्चुअल है ना, तो एक्चुअल मतलब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार क्या लूं? 10% of actual cost. कितना एक्चुअल कॉस्ट है? तो उसका 48,000 हो गया। एक्सपेंस तो उसने किया ही नहीं है, रिकवरी है क्या? नहीं है, सो दैट विल बी योर वैल्यू। नहीं समझा? ओनर कौन है? एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का तो कुछ आएगा ही नहीं है, रिकवरी कुछ दिया हुआ नहीं है, सो दैट विल बी योर आंसर। अरे बोलो यार, कॉपी करो COD। आई एज्यूम समझ रहा है थोड़ा सा तो यार।
लिख दिया है? आगे सॉल्व करके दो मुझे, पॉइंट नंबर 5, 6 दो सॉल्व करके दो, 5 और 6। कौन सा किया हुआ क्या 5th वाला? फिफ्थ वाला किया है, एक्स ओन्स अ कार, मतलब एक्स मतलब एम्प्लॉय हो गया ना, सो ओनर इज एम्प्लॉई, ही यूजेज इट फॉर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस, यूज पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, ड्यूरिंग द ईयर ही इंकर्स, ही मतलब एक्सपेंस भी एम्प्लॉय का ही है, 40,000 रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार, बिसाइड ही एंगेजेस ड्राइवर 24,000, एम्प्लॉय रीइंबर्सेस एंटायर एक्सपेंडिचर। तो बेटा एक्सपेंस किया एम्प्लॉय ने, बाद में एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया, मतलब एक्सपेंस किसका हुआ? एम्प्लॉयर का। कार मेरी है, एक्सपेंस किसका है? एम्प्लॉयर का। तो मैं बोल सकता हूं एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर कितना था? 64,000। कितना था? 64,000 माइनस ऑफिशियल यूज, यस और नो? कितना ऑफिशियल यूज है कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, कितने की कार है? तो 1400 सीसी मतलब 1800 रुपया इंटू 12 मंथ्स, ये 21,600 माइनस हो जाएगा। अब की बात ड्राइवर भी दिया है, देखो लिखा है यार, तो 900 रुपया इंटू 12 मंथ 10,800 माइनस हो जाएगा, माइनस रिकवरी दिया है? नहीं दिया है ना, कितना बचा?
31,600. 31. सॉरी, कितने लोगों को नहीं समझा है? समझा है क्या? किसी का राइट था? सिचुएशन 5 है। कुछ मिस्टेक है, नहीं समझा है तो डाउट पूछो प्लीज। बोलते नहीं है तुम लोग यार। हो गया? 6th वाला, assume that in situation 5 logbook of car is maintained and 70% of expenditure is attributable towards official use of the car. Employer gives effect to the certificate. बोलता है अभी यहाँ पे लॉग बुक मेंटेन्ड है और एम्प्लॉयर बोल रहा है 70% यूज हो रहा है ऑफिशियल। तो जब लॉग बुक मेंटेन्ड है तो अपन अजम्पशन लेंगे एक्चुअल है। लिखो टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू कितने का खर्चा किया था कंपनी ने? 64,000 इंटू रेड पेन से 30% इंटू 30%। 70 ऑफिशियल है तो 30 बिजनेस पर्सनल हो गया। कितना होता है? 19,400 200 19,200 19,200। Point number 7, a car 1700 cc owned by employer, इधर ध्यान देना प्लीज, owned by employer दिया हुआ है। all expenses are incurred by the employer, expenses भी employer ने ही किया है। कोई सुन रहा है क्या? employer maintain logbook of the car, X an employee uses the car only for official purpose, use क्या है? ऑफिशियल। तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 0। मेरा फायदा ही नहीं है तो मैं टैक्स क्यों भरूं? लिखो प्लीज। कौन सा वाला? लिख दिया है क्या? कोई कॉपी करा? आंसर बोल सकते हो तो बोल दो प्लीज। सुन रहे हो क्या? अच्छा, 18-19 में ना मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया। अब ये जो आईटी कंपनीज है ना उसमें बहुत कॉमन है। आईटी कंपनी में वो रीएट्रिएशन रेट पता है क्या? मतलब कंपनी एम्प्लॉय छोड़ के कितना जाते हैं एक साल में, तो उसको रीएट्रिएशन रेट बोलते हैं। आईटी कंपनी में हाईएस्ट रहता है। तो लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, सीखने के बाद कंपनी छोड़ देते हैं और फिर अपना खुद का कुछ डेवलप करने चालू कर देते हैं। क्वेश्चन रहेगा। सो रीएट्रिएशन रेट इज हाईएस्ट इन आईटी कंपनी, आईटी इंडस्ट्री। अब क्या हो गया, 18-19 जो है कौन सा, मैंने कंपनी ज्वाइन किया और कंपनी ने बोला कि सर आप, अभी इन लोग को मालूम है अरे छोड़ देगा 1 साल 2 साल 3 साल में। इन लोग मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप अगर 5 साल हमारे कंपनी में रुकोगे तो हम लोग आपको ईसॉप देंगे। क्या देंगे? मतलब 100 रुपए के भाव में शेयर्स देंगे। शेयर्स का भाव 5 साल बाद कुछ भी हो मार्केट में, वी विल अलॉट यू फॉर 100 रुपीज। क्या वी विल अलॉट यू फॉर 100 रुपीज। इतना पॉइंट समझता है? उसके बाद सुन रहे हो क्या, उसके बाद आप 5 साल के बाद हम लोग आपको 1000 शेयर का ऑप्शन दे रहे हैं। आप 1000 शेयर कभी भी ले सकते हो। अगर नहीं लोगे तो तुम्हारी मर्जी, लोगे तो तुम्हारी मर्जी, कंपनी छोड़ोगे तो नहीं मिलेगा। सो मिस्टर ए जॉइंड क्या, एक्स लिमिटेड बराबर है एक्स लिमिटेड एंड वॉज ऑफर्ड, एंड वॉज क्या बोला, ऑफर्ड क्या, ESOP
ऑफ 10,000 शेयर्स बराबर है एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर बराबर। ये अमाउंट फिक्स नहीं है बेटा, 100 रुपीज़ का 1 रुपया भी हो सकता है। कोई सुन रहा है क्या? इट कैन बी एनी अमाउंट, 1 रुपये में भी दे सकते हैं, 10,000 के बदले 1 लाख शेयर भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इट इज़ ऑल अलाउड बराबर। और IT कंपनी एग्जाम्पल है, कोई भी कंपनी देती है, हर एक कंपनी देती है। कोई सुन रहा है? अच्छा, अच्छी कंपनी में काम करो तो। सो मिस्टर ए जॉइन एक्स लिमिटेड एंड वॉज ऑफर्ड ESOP एट द रेट कितना 100 रुपीज़ पर शेयर, 10,000 शेयर्स का इसको ऑप्शन एक्सरसाइज दिया। कोई सुन रहा है क्या? और वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन 23-24 में होएगा, मतलब ऑप्शन आपको मिलेगा 23-24 में। आज कंपनी ज्वाइन करोगे तो आज ऑप्शन नहीं मिलेगा। कोई सुन रहा है क्या? ये एम्प्लॉय 23-24 तक कंपनी में था एंड मिस्टर ए एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्या ना मिस्टर ए एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन टू परचेज, क्या लिखूं, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना 100 रुपीज पर शेयर, एट द रेट ऑफ क्या बोला है 100 रुपीज पर शेयर। कोई सुन रहा है क्या? तो इसने कंपनी को मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को 100 रुपए का शेयर चाहिए था, वो दे दो। उस दिन मार्केट जब ओपन किया एक्सरसाइजिंग ऑप्शन के डे पे, क्या बोला एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, तब मार्केट ओपन हुआ था, तब शेयर का भाव चल रहा था 7,500 रुपया बराबर है। और जब मार्केट क्लोज हुआ तो शेयर का भाव चल रहा था 8,000 रुपया। कोई सुन रहा है क्या? तो ओपनिंग पे मार्केट कितना था, फेयर मार्केट वैल्यू, उस दिन ओपनिंग का वैल्यू था कितना 7,500 और क्लोजिंग का वैल्यू कितना था 8,000। तो यहाँ पे बेटा एवरेज रेट शेयर का उस दिन चल रहा था 7,500 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 2, दो फैक्टर है ओपनिंग और क्लोजिंग। कोई सुन रहा है क्या? सो कितना आता है 7,750 पर शेयर। तो ये राइट है या रॉन्ग है प्लीज बोल दो। 7,750 का शेयर था, मुझे 100 रुपए में मिला, क्या मिला? तो ये किसने दिया है? तो मेरा फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? 7,750 का शेयर 100 रुपए में मिल रहा है और 10,000 शेयर पे मेरा फायदा हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है ये जो अमाउंट आएगा कितना आता है 7650 1 2 3 4 कितना होता है 7,65,00,000 रुपया। ये आपके सैलरी में एज अ परक्यूजिट ऐड हो जाएगा। क्या लगे आपके सैलरी में एज अ परक्यूजिट ऐड हो जाएगा। कितने लोगों को नहीं समझा है? कितने का शेयर था मार्केट में 7,750, अपने को कितने में मिला 100। किसके वजह से मिला? कंपनी की वजह से। तो अगर कंपनी की वजह से मिला तो अपना फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। जो भी कंपनी से मिलेगा वो सैलरी हेड में जाएगा। अब 24-25 में मिस्टर ए सोल्ड द शेयर्स फॉर ₹9,000। कोई सुन रहा है क्या? अब इसने शेयर्स बेच दिया 9,000 पर शेयर में। बेटा शेयर्स बेचा जो है, मैं बोल रहा हूँ शेयर बेचना मतलब कैपिटल गेन। तो जब मैं कैपिटल गेन कंप्यूट करूंगा तो सेलिंग प्राइस 9,000 रुपया है। प्लीज बोलो मैंने कितने में खरीदा था 100 में। अगर मैं 100 से माइनस कर दूंगा तो बेटा डबल टैक्स हो गया। जब शेयर्स लिया तब 7,750 माइनस 100 रुपए पे टैक्स भरा, अभी 9,000 माइनस 100 रुपए पे टैक्स भरूंगा तो यार ये तो मेरा लॉस हो गया। तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, परचेज प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू लेना। क्या वाला परचेज प्राइस? मतलब दो टाइप पे टैक्स आएगा। एक जब ESOP लोगे तो फेयर मार्केट वैल्यू और परचेज प्राइस जाएगा सैलरी में, और जब ESOP बेचोगे तो सेलिंग प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू जाएगा कैपिटल गेन्स में। किधर जाएगा? कैपिटल गेन्स में। नहीं समझा? क्लियर है? कितने का शेयर था जब बेचा? तब कितने का था 9,000। 9,000 में मैंने शेयर्स बेचा है। खरीदा कितने में था 100 में खरीदा था। अगर आप 100 से माइनस करोगे तो 8,900 का प्रॉफिट आएगा। अरे बट जब तूने खरीदा तभी भी तूने 7,750 पे टैक्स भरा था ना, 7,650 पे, सॉरी। तो जब खरीदा तभी भी टैक्स भरेगा, बेचेगा तो भी टैक्स भरेगा, तो डबल टैक्स हो गया ना यार। तो गवर्नमेंट बोलता है जितना एक्स्ट्रा बचा है उतने पे टैक्स आएगा। कितने में खरीदा था 7,750 का शेयर 100 में खरीदा था, मतलब 7,650 पे ऑलरेडी टैक्स भर दिया है। तो अब वापस से टैक्स भरना है डिफरेंस पे। कौन सा डिफरेंस? 9,000 माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। क्या 9,000 माइनस, तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस परचेज प्राइस ESOP सैलरी में जाएगा, 9,000 माइनस फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन में जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस ESOP
ये दोनों का डिफरेंस कैपिटल गेन, सिंपल। क्या कैल्सी लो, तुम लोग कैल्सी लो, कैल्सी लो पहले सब लोग। कितने में बेचा अल्टीमेटली? हाँ तो लो कैल्सी पे 9000 माइनस कितने में खरीदा था? 100 रुपया, तो माइनस 100 रुपया, कितने का प्रॉफिट? 8900 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 शेयर्स, 8 करोड़। अब उसमें से कितने पे टैक्स ऑलरेडी भर दिया? एक मिनट, ये भर दिया ना, ये 7 करोड़ माइनस करो, 7 करोड़ 65 लाख। अभी 1 करोड़ 25 लाख पे भरना चाहिए, अग्रीड और नॉट यार? Yes. तो अभी इसको मल्टीप्लाई करो ना, दिस मैं करता हूँ 7,750 माइनस 9,000 इंटू 10,000 शेयर्स, तो 1 करोड़ यहाँ पे आएगा, 1 करोड़ 25 लाख। सेम बच रहा है तुम्हारे पास? तो वो उतना होगा। तो 100 रुपया तूने पहले माइनस किया बिकॉज उसके टाइम पे, अभी आप पूरा 775 नहीं समझा? श्योर। मॉड्यूल लाए हो क्या? मॉड्यूल में देखो ना, सैलरी में ESOP है क्या? है क्या? थ्री 3.18 के आगे होएगा। मिल रहा है क्या? पेज नंबर 3.65 से पीछे जाते रहो ना फटाफट। पेज नंबर 96 पे, पेज नंबर 3.96 पे मिला? फर्स्ट लाइन पे लिखा है, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, बोल्ड के नीचे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्टेट इक्विटी शेयर बीइंग द इक्विटी शेयर इन द कंपनी ऑन द डेट ऑन विच एक्सरसाइज ऑप्शन इज एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बाय द एम्प्लॉय शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलो। मिल रहा है? If the shares are listed on recognized stock exchange, in case where the date of exercising the option, the shares in the company is listed on recognized stock exchange, fair market value shall be average of opening and closing price of the shares on the date of the said stock। वो जो मैंने बोला, opening plus closing divided by क्या किया था? 2। अरे बोलो यार। If the shares are listed on more than one stock exchange, छोड़ दो बेटा, अभी काम करनी है। मिल रहा है क्या? या तो पढ़ना है तो पढ़ लो। Where the date of exercise option, the shares is listed more than one recognized stock exchange, fair market value of the average of opening closing on recognized stock exchange which record the highest volume ऑफ द ट्रेडिंग। तो जिस दिन सबसे ज़्यादा, जो BSE NSE दोनों में कंपनी लिस्टेड है, BSE में पूरे दिन पे 1 लाख के शेयर बिके, NSE में 10 लाख के शेयर बिके, तो NSE का रेट लेंगे। किसका रेट लेंगे? NSE का। नेक्स्ट, इफ नो ट्रेडिंग इज ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन नो ट्रेडिंग इज डन ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी क्लोजिंग ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन एंड इमीडिएटली preceding of such date, or the closing
प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच रिकॉर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम, और वो छोड़ दो, ऊपर ए पॉइंट पढ़ो ना, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट। कोई सुन रहा है क्या? तो जो भी क्लोजेस्ट डेट पे वर्क, जैसे आज शेयर ट्रेड ही नहीं हुआ, तो जो भी डेट पे ट्रेड हुआ होगा वो क्लोजेस्ट डेट का वैल्यू ले लेंगे, काम का नहीं अपने एग्जाम में। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस काम का नहीं। नेक्स्ट पेज पे जाओ प्लीज, मिल रहा है कि नहीं यार? If the shares are not listed on the recognized stock exchange, in case where the date of exercising the option, the share of the company is not listed in recognized stock exchange, the fair market value shall be the value of share in a company as determined by the merchant banker on the specified date। मिल रहा है क्या? Specified date मतलब date of exercising the option दिया हुआ है, बोलो यार। Yes. बराबर है, that's it। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दो डेट इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन एक्सरसाइज किया वो डेट का देखना है अपने को मार्केट वैल्यू, और एवरेज रेट लेना है। क्या लेना है? एवरेज रेट। लिस्टेड है तो एवरेज रेट मिल जाएगा, अनलिस्टेड है तो मर्चेंट बैंकर से फेयर मार्केट वैल्यू लेके आओ। किससे लेके आओ? तो फेयर मार्केट वैल्यू जो वो बनाएगा उसके ऊपर स्टैंप मार के देगा। मर्चेंट बैंकर का स्टैंप है तो गवर्नमेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समझता है क्या? लिखो प्लीज, रेड पेन साइडिंग दो, परक्यूजिट में ही है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईसॉप, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईसॉप, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईसॉप। उसमें दो एरो बनाओ, फर्स्ट एरो पे ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स। लिखा है, वहां से दो एरो बनाएंगे। फर्स्ट एरो पे लिखेंगे when ESOP is exercised by the employee, when ESOP is exercised by the employee, and second arrow पे when ESOP is sold by the employee, when ESOP is sold by the employee। लिखा, फर्स्ट एरो पे लिखो एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय, उसमें लिखो इन द ईयर इन विच, इन द ईयर इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, इन द ईयर इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। नेक्स्ट लाइन पे या सिंगल एरो बना के लिखो, सिंगल एरो बना के लिखो fair market value on the date of exercising the option, fair market value on the date of exercising the option, fair market value on the date of exercising the option minus, minus क्या, माइनस रेड पेन से प्राइस पेड बाय एम्प्लॉय, minus price paid by employee multiplied by number of shares outstanding, multiplied by number of shares, multiplied by number of shares will be taxable under salary, will be taxable under salary, will be taxable under salary। समझ रहा है क्या? थोड़ा सा उसी के नीचे सिंगल एरो बना के फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू, फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय 2। समझता है क्या? थोड़ा तो सेकेंड एरो पे लिखो, क्या लिखा था सेकेंड एरो पे अंदर? ईसॉप इज सोल्ड, उसके नीचे लिखो सेलिंग प्राइस माइनस, सेलिंग प्राइस माइनस, सेलिंग प्राइस माइनस क्या, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग, सेलिंग प्राइस माइनस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन।
selling price minus the fair market value on the date of exercising the option multiplied by number of shares sold, multiplied by number of shares sold will be what? Taxable under capital gains, taxable under capital gains, taxable under capital gains. ये नीटली कॉपी करना प्लीज यार, एग्जाम्पल अपने क्लास के टेक्स्ट बुक में नहीं अलग से बना के दिया. किसको मिला था? लीगल हेड मतलब लीगल हायर, मेरे को लगा लीगल हेड मतलब कोई लॉयर की बात कर रहे हो. किसी अगर वो मिला तो सेम ट्रीटमेंट है बेटा, मतलब वो नॉर्मली बनने के बाद नहीं मिलता है, बट अगर कंपनी ने दिया तो जो लीगल हायर होएगा उसका अदर सोर्सेज में जाना चाहिए, बिकॉज कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, तो यू विल टेक इट अंदर अदर सोर्सेज. जैसे वो पेंशन था, फैमिली पेंशन. नहीं, उसे मैंने बनाया था बस, एक सैलरी में जा रहा है, एक कैपिटल गेन्स में जा रहा है. आई थिंक समझा है थोड़ा सा तो आज के दिन में. सम करोगे क्या? एक लगता है तुम लोग करोगे. एक दो ना टेक मॉडल दो वापस.
हाउस प्रॉपर्टी में मॉड्यूलर अपने आंसर में कहीं कहीं पे डिस्प्यूट आ सकता है, कोई सुन रहा है क्या? वो मैंने बताया था, देयर आर 2 डिफरेंट मेथड। कौन सा? वो तो पढ़ा है ना अपन ने, कंस्ट्रक्शन और हाँ कंस्ट्रक्शन और परचेज है तो 2 लाख, बाकी कोई भी रीजन है तो 30,000। तो रिपेयर रिनोवेशन के लिए 30,000, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख है, रिपेयर रिनोवेशन के लिए लिया तो 30,000, कोई भी अदर देन वो। मिला है? हम टू पेज नंबर देखो ना, एजुकेशन फैसिलिटी मिल रहा है क्या? ढूंढो आगे पीछे थोड़ा यार, मॉड्यूल आए नहीं क्या? तो डाउनलोड किया तो सर्च का ऑप्शन डाला ना, उसमें लिखो एजुकेशन फैसिलिटी। नहीं मॉड्यूल में है नहीं तो पढ़ाना ही नहीं, ऐसा है। मिला? हम्म 3.83 मिला। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ूंगा बिकॉज तुम लोग को नहीं पढ़ना पड़े इसलिए। तो सुन रहा है क्या? लास्ट टेबल है, इन सर्कमस्टेंसेस मिला। इफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज मेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, उसी के नीचे वापस से पढ़ रहा हूँ, इफ द फ्री एजुकेशन फैसिलिटी और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द रीजन फॉर बीइंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर। तो बाजू में लेकर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूट और इन नियर लोकेलिटी, हाउएवर देयर वुड बी नो परक्यूजिट इफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन or value of such benefit per child does not exceed 1,000. Others expenditure by the employer मिला? अरे बोलो यार, next page पे जाओ। Where any amount is paid or recovered by the employer on that accounts or benefit shall be reduced or paid or recovered. Note the exemption 1,000 is allowed only in case of education facility for children of the employer, not in। अरे यार समझ रहा है क्या? सिंपल है बेटा। अपन ने जो इसके पहले पढ़ा था ना, एजुकेशन अलावेंसेस पढ़ा था। सो अगर मेरे जैसे इट इज वेरी कॉमन, हर कंपनी में टैक्स डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली एक लिमिट दे देते हैं 10,000 रुपया पूरे साल में आप खर्चा कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए। बिकॉज टैक्स में अभी जैसे अभी 1 फेब को डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया। क्या आ गया? डायरेक्ट टैक्स। बोलोगे नहीं? डायरेक्ट टैक्स कोड आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। DTC डायरेक्ट टैक्स कोड मतलब एक वो स्लैब पड़ा ना 0 से 3, 3 to 7, 7 to 10, उसके बदले एक सीधा ऐसा बोलते हैं ऑफिशियली कि 0 से 15 पे से 10% आएगा, उसके बाद 30 आएगा। मतलब ऐसा कुछ हुआ तो अब पता नहीं होएगा या नहीं होएगा, वॉट एवर इट इज। तो डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया मतलब पूरा चेंज हो जाएगा ऑलमोस्ट, जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो। क्या बोल रहा हूँ? तो अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आया तो यार मैं अगर एक कंपनी का एम्प्लॉई हूँ तो मेरे को तो ऑफिस वाला तो वो रिसर्च करने तो अभी जब पूरा बिल पढ़ूंगा अच्छे से डिटेल्ड में फिर मेरे को समझेगा ना चेंजेस क्या है। बट बिल पढ़ने के लिए अगर मैं नौकरी पे जाऊंगा सुबह 9 बजे से 6 बजे तक बिल पढ़ूँ कभी, कोई सुन रहा है क्या? तो क्या होता है, बहुत सारे लोग फ्री बैठे होते हैं। फ्री बैठे मतलब मेरे ऐसे लोग जो पढ़ते रहते हैं, कोई सुन रहा है क्या? तो हम लोग फिर सेमिनार रखते हैं। क्या सेमिनार है? DTC में क्या क्या चेंजेस है, पूरा लॉ थोड़ा ना बदलेगा, जितना बदलेगा। सुन रहे हो क्या? जैसे अभी पढ़ा ना MF-C, तो उन लोग अभी बोल रहे वो सब भाड़ में गया, जो तुम्हारा रेंट है वो फाइनल। तो सुन रहा है क्या? ऐसा सोच रहे अभी आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं क्या है। तो अपन ने अभी मेरे को तो पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ाऊंगा कैसे? तो मैंने डायरेक्ट टैक्स कोड का पूरा बिल पढ़ लिया। बिल पढ़ने के बाद क्या बोला? बिल पढ़ने के बाद मैंने अनाउंस किया कि सेमिनार है, कोई भी आके बैठ सकता है। तो सेमिनार एम्प्लॉय आया कोई कंपनी का, उसने मेरे सेमिनार में 10,000 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 10,000 रुपया दिया। कोई सुन रहा है क्या? तो अगर मैं सेमिनार अटेंड कर रहा है तो उसका खर्चा कंपनी बेयर करती है। कौन बेयर करती है? कंपनी। तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय ट्रेनिंग। क्या बोला? एम्प्लॉय
ट्रेनिंग बराबर है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एक्सपेंसेस पे एम्प्लॉयर का फायदा होएगा बिकॉज मैं वो कंपनी में काम कर रहा हूँ. कोई सुन रहा है क्या? सो टैक्सेबल वैल्यू विल बी जीरो. टैक्सेबल वैल्यू विल बी जीरो. सो मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा कंपनी 10,000 रुपया भर रहा है मेरा सेमिनार अटेंड करने के लिए, तो उसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, मुझे नहीं मिलने वाला है. कोई सुन रहा है क्या? सो टैक्सेबल वैल्यू विल बी अगर सुन रहे हो क्या बोला, एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के एजुकेशन का अलावेंसेस मिल रहा है, तो अलावेंसेस अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कितना, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड बराबर है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चाइल्ड बराबर है. और अब यहाँ पे बोल रहा है एजुकेशन फैसिलिटी. एजुकेशन फैसिलिटी का मतलब समझो प्लीज यार. रिलायंस वाला क्या कर रहा है, रिलायंस वाला अभी जो है नवी मुंबई डेवलप करने वाला है. तो पहले उन लोगों ने बीकेसी डेवलप किया, बीकेसी जाओगे तो सब जियो ही मिलेगा, जियो गार्डन है, जियो का ऑफिस है बहुत बड़ा. कोई सुन रहा है क्या? तो वैसे अभी इन लोगों ने क्या किया, मुंबई सब खत्म हो गया ना, मुंबई में कुछ बचा ही नहीं एक्सपेंशन के लिए, तो अभी वो पेन पनवेल करजत सुन रहे हो क्या, उधर अभी एक्सपांशन होएगा, तो उधर डेवलपमेंट होएगा. तो रिलायंस ने उधर लैंड खरीदी है, अंडानी खरीदेगा, सब खरीदने वाले हैं. कोई सुन रहा है तो मेहनत करूँ यार. अब मेरे को बोलो मुंबई में जो नया एयरपोर्ट बना नवी मुंबई में, उसके अराउंड इन लोग ने इंडस्ट्रियलाइजेशन सोचा चालू करने का. अब रिलायंस वाले ने उधर फैक्ट्री डाली और एम्प्लॉय को बोला उधर जाके काम करो. तुम लोग काम करोगे क्या? सोच के बोलना. अरे इधर से मुंबई से उधर जाएगा कौन इतना दूर यार? तो और उधर जाएगा, मेरी फैमिली इधर है, मैं 4 घंटा ट्रैवलिंग में वेस्ट करूँ, फैमिली इधर रहेगी, मिलना नहीं कुछ नहीं, तो कोई भी नहीं जाता है. तो रिलायंस क्या करता है, रिलायंस बोलता है हम सिर्फ वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं डालेगा, इंडस्ट्री के साथ साथ उधर स्कूल भी खोलेगा, उधर हॉस्पिटल भी खोलेगा, उधर थोड़ा रिक्रिएशनल सेंटर भी डालेगा. कोई सुन रहा है क्या? तो जब भी मेरा एम्प्लॉय आए तो उसको मैं पगार भी दूंगा, रहने के लिए घर भी दूंगा, वो परक्यूजिट जो अपन ने पढ़ा था अकोमोडेशन वाला यार. और उसके बच्चों के अगर पढ़ना रहेगा तो वो अपने स्कूल में पढ़ भी सकते हैं. कोई सुन रहा है क्या? तो उसको बोलते हैं एजुकेशन फैसिलिटी. क्या बोलते हैं? एजुकेशन फैसिलिटी. एजुकेशन फैसिलिटी किधर दिया है? इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओन्ड by employer or arranged by employer. कोई सुन रहा है क्या? सिंपल एकदम. तो रिलायंस वालों ने अपना स्कूल खोल दिया और अपने एम्प्लॉय को बोला तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं और कोई भी लेवल के, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड जहाँ पे भी है, उन लोग हमारे स्कूल में आके पढ़ सकते हैं. ना कि बच्चे, तुम्हारे कोई फैमिली मेंबर भी है उनको भी पढ़ना है तो उन लोग भी आके पढ़ सकते हैं. कोई सुन रहा है क्या? किसने बोला है? रिलायंस ने. किसको बोला है? एम्प्लॉई को. क्या बोला है कि तुम्हारे बच्चे या फैमिली मेंबर यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेंगे. अच्छा, रिलायंस ने क्या किया, वहाँ पे नवी मुंबई में पूरा ऑफिस सेटअप किया. अब उन लोगों ने बोला कि यार आप हमारे यहाँ पे आ जाओ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आधे लोग आए नहीं. बोला क्यों नहीं आ रहे हो? बोला सर बच्चों का स्कूल कॉलेज किधर कराएंगे. तो रिलायंस बोलता है अभी सब जगह पे स्कूल थोड़ा बनाने बैठेगा यार. कोई सुन रहेगा? तो उन लोग के ना एरिया के 2 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल ऑलरेडी था. तो रिलायंस उस स्कूल के पास गया, बोला हर लेवल पे, सीनियर केजी से लेके 12th 10th स्टैंडर्ड तक. कोई सुन रहा है क्या? क्या बोला? हर लेवल पे. क्या बोला? हर लेवल पे 50 सीट हमारे एम्प्लॉय की रहेगी. तो अभी हमारे एम्प्लॉय के बच्चे आए या नहीं आए, कोई सुन रहा है क्या, हम लोग फीस आपको भरने ही वाले. तो अगर मेरा बच्चा वैसे स्कूल में पढ़ रहा है तो वो अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर हो गया. क्या हो गया? अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर. तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू विल बी, अपना तो फायदा हो ही रहा है ना, फ्री में स्कूल मिल रही है. टैक्सेबल वैल्यू विल बी क्या? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. क्या वाला? मतलब जो आजू बाजू वाले फीस, स्कूल का फीस है यार, इन सिमिलर इंस्टीट्यूट. इन क्या बोला? सिमिलर इंस्टीट्यूट बराबर है. तो अगर सपोज रिलायंस के स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और हाइपोथेटिकली अज्यूम करो ना रिलायंस में सिर्फ उसके एम्प्लॉय पढ़ते. क्या बोला? रिलायंस में. तो आजू बाजू वाले स्कूल कितना फीस ले रही है? 10,000 ले रही है, तो रिलायंस का वैल्यू भी 10,000 हो गया. आजू बाजू वाली फीस में 20,000 फीस है तो 20,000 हो गया, माइनस 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड. No restriction in number of children. क्या? No restriction in only if child is studying, only for employee children. अरे यार मेरे फैमिली मेंबर अगर वहां पे जाके पढ़ेंगे तो 1,000 रुपए का एग्जेम्पशन नहीं है. एग्जेम्पशन 1,000 रुपए का कभी मिलेगा? ओनली फॉर एम्प्लॉय चिल्ड्रन. क्या? ओनली फॉर एम्प्लॉय चिल्ड्रन. रिपीट कर रहे हो क्या? क्या हो रहा है? स्कूल में
एम्प्लॉयर की स्कूल है या तो फिर एम्प्लॉयर ने अरेंज करके दिए, उसमें मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन होएगा वो मेरे को टैक्स भरना है। बट 1,000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिलेगा, 3, 4, 5, 6 सब चलेगा, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं समझा? समझा है क्या? और अगर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ रायन इंटरनेशनल में, ना तो स्कूल कम अपने एम्प्लॉयर की है, ना तो स्कूल अरेंज्ड है, मेरा बच्चा रायन इंटरनेशनल में पढ़ रहा है, उसका फी रिसिप्ट लेके मैं कंपनी के अकाउंटेंट को देता हूँ, वो 2,000 रुपया है तो 2,000 फीस दे देगा, 20,000 है तो 20 दे देगा, 2 लाख है तो 2 लाख दे देगा। फिर सुन रहा है कि नहीं यार? तो ये क्या है? अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फुल्ली टैक्सेबल। क्या ला? फुल्ली, जितना भी आपने अकाउंटेंट से पैसा लिया उस पर टैक्स भर दो, सिंपल एज दैट। एम्प्लॉय ट्रेनिंग बोलो, एग्जाम, चाइल्ड अलावेंसेस 100 पर मंथ पर चाइल्ड। एजुकेशन फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयर के स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है या ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जो एम्प्लॉयर ने अरेंज करके दिया है, तो जो भी उसका सिमिलर इंस्टीट्यूट का फीस है माइनस 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम हो जाएगा, बाकी सब में फुल्ली टैक्सेबल। लिखो प्लीज, रेड पेन से हेडिंग देना, एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी। हाँ ये कॉपी करना। वो अपन ने फैमिली पेंशन का अलग अलग लिखा था क्या? BSc में जाएगा तो 25,000 है, क्या नहीं लिखा था? अदर सोर्सेज में जाओ देखो, फैमिली पेंशन में 15,000 1/3 और 15,000 लोअर, और BSc में 1/3 और 25,000 लोअर लिखा था कि नहीं? या नोटबुक या टेक्स्ट बुक में लिखा होगा। अच्छा, अदर सोर्सेज टेक्स्ट बुक से पढ़ा है। टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में अदर सोर्सेज में पीछे पीछे टेबल में देखो ना, ऑनलाइन प्रियंका है क्या लेक्चर में? हाँ वो देखो उधर उधर है इसमें। अरे सवाल ही नहीं है सर, आगे आगे जाओ, दो मेरे को टेक्स्ट बुक दो। लिखा था कौन से पेज पे? 10.12 पे। हाँ, सो 10.12 पे देखो प्रियंका, और इधर आप लोग देखो वहाँ पे अपन ने लिखा था BSc में अलग से लिखा था कितना, 25,000 वाला। तो वैसे ही वो जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो BSc में 75 है इधर। तो वो जब अपन अलग से जब लास्ट में करेंगे BSc और उसमें डिफरेंस वहाँ पे लिखाऊंगा। PGBP में भी लिखाया था 35 ED एडिशनल डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च बाहर वाला नहीं मिलेगा, तो वैसे वो BSc अपन अलग से पढ़ेंगे। समझा है प्रियंका? वो जो आप सुबह 75,000 का लिमिट बोल रहे थे वो BSc का था, नॉर्मल वाला नहीं है। हाँ, अदर सोर्सेज में एक ही है, PGBP में 3 था, PGBP में 3 था। सैलरी में क्या क्या बताऊंगा। क्या बोलो बोलो। EI इज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट EI।
लिखा क्या यहाँ पे लिखो ना 1000 पर मंथ पर चाइल्ड के नीचे लिखना नो रिस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस नो रिस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस नो रिस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस समझा है कि नहीं कुछ है
इतना पॉइंट क्लियर है? Fine. Take a break, then we'll see.